अब तक आपने कहानी में देखा कि दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोरैक ने क्लियर से जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड का गेट खुलवा दिया था। अब क्या सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे, या फिर एक मिस्टीरियस वॉरियर जो भूतकाल से आकर रेंजर्स और दुनिया को बचा लेगा? अगर ये सब आपको जानना है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरी देखो। मम्मी उठा ले झाड़ू, उससे पहले करते हैं वीडियो को चालू। और कोरैक उठा ले जाता है क्लियर को अंधेरों की दुनिया में। गेट्स फाइनली रेस हो चुके हैं और जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था पावर रेंजर्स का, वो अब सच हो गया है, क्योंकि मॉर्टिगन आजाद हो गया है। मतलब सोचो भाई, जितने टाइम से वो बंदा अंडरवर्ल्ड में बंद था, अब उसकी पावर अनलीश होने वाली है। पूरे ब्रदरहुड में खतरे का माहौल है। अब हमारा निक डिसाइड करता है कि वो क्लियर को सेव करेगा। एक तरफ उसकी टीम मॉर्टिगन जैसे पावरफुल दुश्मन से फाइट कर रही है, और दूसरी तरफ निक खुद अपनी जान दांव पे लगाता है क्लियर के लिए। निक और एक्स से फाइट करता है और वो एक इंटेंस फाइट होती है। निक फाइट हार रहा होता है, बट वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे बिलीव करता है और कोरैक से फाइट में जीतने लगता है और कोरैक को हरा देता है और क्लियर को बचा लेता है। एंड देन दोनों मिलकर कैटास्ट्रॉफ को बुलाते हैं। फिर निक कैटास्ट्रॉफ के साथ मेगाजॉर्ड बनकर रेंजर्स की हेल्प करता है। उसके बाद क्लियर भी एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है। वो अपनी बची हुई सारी पावर्स यूज करके गेट्स को वापस लोअर करने की कोशिश करती है। मतलब जो गलती उससे करवाई गई थी, अब वो उसे खुद ठीक करने की कोशिश करती है। हमारी क्लियर एकदम माँ की लेगेसी फुलफिल करती है यार। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के सबको गूज़बम्स आ जाते हैं। उधर रेंजर्स अपनी पूरी शक्ति जोड़ देते हैं मॉर्टिकॉन को रोकने में, लेकिन मॉर्टिकॉन की पावर इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। और यहीं पे एंट्री होती है व्हाइट रेंजर की, जो कि है उडोना। जब व्हाइट रेंजर के साथ मिलता है रेंजर्स को, तो पूरा बैटलफील्ड उल्टा हो जाता है। सारे रेंजर्स एक साथ कंबाइन होकर फाइनली मॉर्टिकॉन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड में क्लियर थोड़ी वीक जरूर हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर सैक्रिफाइस कर दी थी, लेकिन वो एक ट्रू गेटकीपर बन जाती और रेंजर्स के लिए एक बड़ा विक्ट्री मोमेंट था। उन्होंने एक इम्पॉसिबल दुश्मन को हरा दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है एक सी केव में, जहाँ नेक्रोले और उसकी बेटी लिली एक मिस्टिकल ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं, बट एक एनर्जी शील्ड उन्हें रोक लेता है, क्योंकि वो शील्ड इविल को एंट्री अलाउ नहीं करती। अब नेक्रोले अपना एक नया प्लान बनाती है। वो रेंजर्स को ट्रिक करती है ताकि वो उस मैजिकल केव का फोर्स फील्ड तोड़ दें, और रेंजर्स बिना समझे उसके प्लान में फंस जाते हैं। यहाँ पे सबको शॉक लगता है। रेंजर्स को केव में मिलती है एक पेट्रिफाइड मम्मी, और वो रेंजर्स को एकदम क्रीपी वाइब्स देती है। तभी निक को दिखता है एक मैजिकल लैम्प, और वो उसे टच कर देता है, और तभी अचानक से एक भूकंप आ जाता है और मैजिकल शील्ड फुली ब्रेक हो जाता है। तभी वहाँ नेक्रोले आ जाती है, और रेंजर्स को लगता है कि नेक्रोले उनसे मैजिकल लैम्प चुराने आई है। देन रेंजर्स और नेक्रोले की फाइट होती है, और फाइट के बीच में नेक्रोले मम्मी को उठा ले जाती है। उसके बाद रेंजर्स रूट कोर में जब वो लैम्प को खोलते हैं, तो उसमें से निकलता है एक फनी कैरेक्टर जिसका नाम था जेनजी, एक टॉकिंग कैट जिन जिसमें कॉमेडी और थोड़ा एटीट्यूड दोनों मिक्स था। और ये बंदा अभी से ही फैंस का फेवरेट बन जाता है। लेकिन असली खतरा भी बाकी है। ऑक्टोमस, जो डार्कनेस का बड़ा बॉस है, फाइनली एक चाल चलता है। वो मम्मी को जिंदा कर देता है और उसे बनाता है एक पावरफुल विलेन इम्पीरियस। और इम्पीरियस डिसाइड करता है कि अब वो पावर रेंजर्स से मिलने जाएगा, और वो जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में। और उसी समय वहाँ पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं, और यही हो जाती है दोनों के बीच में फाइट शुरू। और पावर रेंजर्स उसकी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं होते हैं और बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। अब इम्पीरियस बड़ा हो जाता है और पावर रेंजर्स भी अपने मेगाजॉर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, पर फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं और बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं। पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जेनजी, जो पावर रेंजर्स की मदद करके इम्पीरियस को फाइनली रोक देता है। पर इम्पीरियस के रुकने का रियल कारण था उसकी कमजोर शक्तियां, क्योंकि वो बहुत सालों तक सील होने की वजह से कमजोर हो गया था। लेकिन वो पावर रेंजर्स को वार्निंग देकर जाता है कि वो अगली बार जब भी आएगा पावर रेंजर्स बच नहीं पाएंगे। फिर रेंजर्स उडोना को मिलाते हैं जेनजी से, और उडोना उसे देखते ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जेनजी एक पुराना दोस्त था। मतलब एक तरफ इम्पीरियस जैसे पुराने दुश्मन का हुआ कमबैक, और दूसरी तरफ मिलता है रेंजर्स से एक पुराना दोस्त जेनजी। बट कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ड्रैगन एग भी हैच हो जाता है, और उसमें से निकलता है एक बेबी ड्रैगन जिसका नाम है फायर हार्ट। अब कहानी आगे बढ़ती है फॉरेस्ट में, जहाँ रेंजर्स को फील होती है एक अजीब सी प्रेजेंस। यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस वॉरियर से जिसका नाम था कैलेंडोर। उडोना उसे पहचान लेती है और रेंजर्स को बताती है कि ये उनका एक पुराना दोस्त है जिसने मिस्टिक बैटल में मिस्टिक वॉरियर्स का साथ दिया था। लेकिन रेंजर्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां डार्क एनर्जी भी महसूस हो रही होती है। फिर वो सब जाते हैं रूट कोर में, जहाँ कैलेंडोर रिवील करता है कि सालों तक वो एक कर्स की वजह से केव में फंसा था, और उसके मुताबिक उसे कर्स किया था एक और फेमिलियर नाम ने, डैग्रॉन। ये शॉकिंग है, क्योंकि डैग्रॉन एक ट्रस्टेड मिस्टिक वॉरियर था। अब सस्पेंस बढ़ जाता है, क्या डैग्रॉन ने बिट्रेयल किया था? उसके बाद क्लियर फिनियस को फॉरेस्ट में मिलती है, और फिनियस क्लियर को बताता है कि कैलेंडोर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले मिस्टिक बैटल में कैलेंडोर ने मिस्टिक फोर्स को धोखा दिया था, और वो कोई एलाय नहीं बल्कि दुश्मन है। अब सिटी में आ जाता है जेस्टर दी पेस्टर, और अपनी डार्क मैजिक से ग्राउंड पे बनाने लग जाता है डार्क सील। ये सील अगर कंप्लीट हो जाए तो ह्यूमंस वैनिश हो जाएंगे। हमारे रेंजर्स उसके अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं, पर जेस्टर अपनी ट्रिक्स और इल्यूजन से पावर रेंजर्स को कंफ्यूज कर देता है। मतलब रेंजर्स का एक तरफ कॉमेडी सर्कस चल रहा था जेस्टर के साथ। रूट कोर में कैलेंडोर सीक्रेटली उडोना की जेनोटोन, जो कि एक मैजिकल बुक होती है, उसको चुराने की कोशिश करता है। उडोना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वीक पड़ जाती है। इसी बीच बैटलफील्ड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मेडिसिन फाइनली कर्स को ब्रेक करती है बाय किसिंग अ फ्रॉग, और वो और कोई नहीं सोलारिस नाइट ही था, उर्फ
डैगरॉन, ये वही वॉरियर है जो सालों पहले डार्क मैजिक के ट्रैप में फंसा था। डैगरॉन अपना सोलर स्ट्रीक ट्रेन और जेंजी के साथ कमबैक करता है। वो रेंजर्स को जेस्टर के खिलाफ फाइट जीतने में मदद करते हैं। उसके बाद डैगरॉन रेंजर्स से बोलता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है और हमें तुरंत ही रूट कोर जाना होगा। अब डैगरॉन और रेंजर्स पहुंचते हैं रूट कोर में और वो क्लियर और डोना को बचाते हैं इम्पीरियस के चंगुल से। अब डैगरॉन एक सीक्रेट बताता है। सालों पहले वो और कैलेंडोर एक केव में ट्रैप हुए थे, लेकिन कैलेंडोर डार्क मैजिक में गिर गया था और तब से ही वो इम्पीरियस बन गया। उडोना अपना हार्ट ब्रेक शेयर करती है और अपने लॉस्ट बेबी बोवेन के बारे में जिक्र करती है, जिसका कनेक्शन अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। अब रेंजर्स की लाइफ में एक नया टीचर डैगरॉन, और भाई ये बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है। अब कहानी आगे बढ़ती है रेंजर्स की ट्रेनिंग से, लेकिन सबके बीच जेंडर अपनी प्रैक्टिस को लाइटली ले लेता है और बार बार मिस्टेक्स करता है। तब उनका नया मेंटर डैगरॉन जेंडर को बताता है कि बिना डिसिप्लिन के जेंडर रेंजर्स के लिए हेल्प नहीं बल्कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद डैगरॉन रेंजर्स को एक फील्ड ट्रिप पे भेजता है। वो उन्हें शलीफा डायमेंशन में छोड़ देता है और चैलेंज देता है कि वापस आने के लिए उनको एक मैजिकल टिकट ढूंढना पड़ेगा। अब इस नए डायमेंशन में पावर रेंजर्स के पास ना मॉर्फर है, ना ही वो कोई मैजिकल ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसी बीच इंपीरियस अपना मॉन्स्टर भेजता है, स्टोन जायंट 50 बिलो, जो सिटी में सीजनिंग स्टेक्स यूज करके सोलारिस नाइट को ट्रैप करना चाहता है। इसी बीच दूसरे डायमेंशन में पावर रेंजर्स को एक जायंट क्रिएचर ट्रैप कर लेता है, लेकिन जेंडर फाइनली अपना दिमाग लगाता है और जायंट क्रिएचर को ट्रिक कर देता है। उसे फ्रूट खिलाता है और प्रूव करता है कि वो एक्चुअली वेजिटेरियन है। इस तरह रेंजर्स मॉन्स्टर से फ्री हो जाते हैं और उन्हें टिकट भी मिल जाता है। अब अपने डायमेंशन में सोलारिस नाइट मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच पावर रेंजर्स भी वहाँ आ जाते हैं। जेंडर अपना नेस्ट स्पेल को ट्री स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है और पूरी टीम मिलकर मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है। एंड में मॉन्स्टर अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है और उसे रोकने के लिए सोलारिस नाइट अपना मेगाजॉर्ड यूज करता है। एंड आफ्टर टफ बैटल जीत सच्चाई की होती है। अब सिटी में गनाटू नाम का एक क्रीपी मॉन्स्टर अटैक करता है और सिविलियंस की लाइफ फोर्स चुरा लेता है। रेंजर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको सेव नहीं कर पाते और यहाँ से चिप अपने आप को गिल्टी फील करता है। अब तक रेंजर्स ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को फेस किया, लेकिन इस बार कोरैक डिसाइड करता है कि अब सीधा टक्कर होगी सोलारिस नाइट से। मतलब डैगरॉन वर्सेस कोरैक, एकदम नेक्स्ट लेवल क्लैश। कोरैक सोलारिस नाइट को चैलेंज करता है, दोनों की फाइट होती है, एक पावरफुल नाइट ड्यूएल जिसमें कोरैक उसकी स्किल्स टेस्ट करता है, लेकिन इंपीरियस कोरैक पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने सोलारिस नाइट को पूरा फिनिश नहीं किया था। इसी बीच गनाटू का आतंक सिटी में दोबारा फैलने लगता है और इसी चीज को रोकने के लिए रेंजर्स जॉर्ड में कन्वर्ट होकर गनाटू का सामना करते हैं। गनाटू और रेंजर्स की फाइट के बीच गनाटू के अंदर से क्रिस्टल बॉल निकलती है जिसमें सारे सिविलियंस की सोल कैप्चर्ड होती है। रेंजर्स उस बॉल को लेने ही जा रहे होते हैं, तभी एक दूसरा मॉन्स्टर आके उस बॉल और गनाटू को लेकर फरार हो जाता है। तभी चिप को एक ब्लैक कलर की मिस्टीरियस बॉटल दिखाई देती है और उस मिस्टीरियस बॉटल को चिप खोलता है, बावजूद कि उसे सारे रेंजर्स ये करने को मना करते हैं। चिप एक सोल स्पेक्टर के ट्रैप में फंस जाता है और उसकी सोल अंदर से कंज्यूम होने लगती है। चिप को बचाने के लिए डैगरॉन उसको लेकर एक डेंजरस मिशन पर निकलता है, माउंट इसिस, जहां एक एंशिएंट रिलिक स्टाफ ऑफ टोपास डैगरॉन को मिलेगा और वही एक आखिरी उम्मीद है चिप को सेव करने की। माउंट क्लाइंब सीक्वेंस में चिप ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है, लेकिन डैगरॉन उसे एंकरेज करता है जैसे कि एक ट्रू मेंटर करता है। माउंटेन के टॉप पे पहुंचने के बाद डैगरॉन और कोरैक की जबरदस्त फाइट होती है। अब डैगरॉन के सामने एक इम्पॉसिबल टास्क था, एक तरफ उसको कोरैक से बैटल करना था और दूसरी तरफ उससे अपने छोटे स्टूडेंट चिप को बचाना था सोल स्पेक्टर से। फाइनली सोलारिस नाइट अपना फुल करेज और मैजिक यूज करता है, कोरैक के खिलाफ फाइट भी करता है और चिप को बचाता भी है। और यही रेंजर्स समझ जाते हैं कि टीचर होने का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कभी कभी लिटरली अपनी जान भी दांव पे लगाना होता है। सोलारिस नाइट और कोरैक की फाइट खत्म होने के बाद सोलारिस नाइट यूज करता है स्टाफ ऑफ टोपास और चिप की जान बचा लेता है। बैटल एंड होता है और डैगरॉन चिप को एक सीक्रेट बताता है कि उडोना का पति एक लेजेंडरी नाइट था, लिनबो, जिसने पहले ग्रेट बैटल में अपनी जान दांव पर लगाकर अंडरवर्ल्ड के गेट्स को लॉक किया था। ये मिस्ट्री चिप और ऑडियंस के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। अब मेन प्रॉब्लम आती है जेंजी के साथ, क्योंकि अब वो जेलस होने लगता है बेबी ड्रैगन से, क्योंकि सारे रेंजर्स बेबी ड्रैगन को ही सारी अटेंशन देने लगते हैं और जेंजी को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी इंपीरियस कोरैक को भड़काता है कि कोरैक एक नाइट नहीं विजार्ड है, क्योंकि कोरैक मैजिक से फाइट करता है, ना कि कोई तलवार से। कोरैक इंपीरियस के झांसे में आ जाता है और अपनी सारी पावर्स इंपीरियस को दे देता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एक ट्रू नाइट है। और कोरैक इंपीरियस को वार्निंग देता है कि मैं अपनी पावर्स लेने वापस आऊंगा। ये सब इंपीरियस का प्लान होता है और वो कोरैक की सारी पावर्स नेक्रोले को दे देता है ताकि वो रेंजर से लड़ पाए और उन्हें हरा सके। इसी बीच जेंजी जेलेसी में बेबी ड्रैगन को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। इसके बाद नेक्रोले और पावर रेंजर्स के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है, पर हमेशा की तरह पावर रेंजर्स इस लड़ाई को भी जीत जाते हैं। तभी रूट कोर में बेबी ड्रैगन किसी को नहीं मिल रहा होता है। फिर पावर रेंजर्स को पता चलता है कि जेंजी उसे जंगलों में छोड़ा है। जेंजी रेंजर्स को वहीं ले जाता है जहां उसने बेबी ड्रैगन को छोड़ा था, लेकिन अब बेबी ड्रैगन वहां पर नहीं था। फिर बेबी ड्रैगन मिलता है फिनियस को और वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। इसी बीच जेंजी रूट को छोड़कर चले जाता है बिना किसी को बताए, और इसी बारे में सोलर नाइट सबको बताता है कि अगर 2 घंटे के अंदर जेंजी अपने लैब पे नहीं गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी नेक्रोले अपने मॉन्स्टर्स के साथ सिटी पर अटैक करती है। अब मेडिसन ये बोलती है कि वो जेंजी से मिलकर उसको समझाएगी और बाकी रेंजर्स इसी बीच नेक्रोले की प्लान की ऐसी तैसी करके सिटी को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मेडिसन को जेंजी मिलता है और
वो उसे समझाती है कि पावर रेंजर्स उसे अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं और रेंजर्स ही हैं जो जेनजी की सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। तभी रेंजर्स को मेडिसन की हेल्प चाहिए होती है नेक्रोले और उसके चेलों से फाइट करने के लिए, क्योंकि रेंजर्स नेक्रोले से बहुत बुरी तरह पिट रहे होते हैं और नेक्रोले की चेली रेंजर्स को बना देती है एक रुई का गुच्छा मेडिसन को छोड़कर। तभी वहां पर जेनजी आ जाता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भुलाकर रेंजर्स को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसके बाद जेनजी के 2 घंटे पूरे होने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत देर तक वो लैंप से बाहर था, इसीलिए वो कुछ समय में ही गायब हो सकता था। तभी मेडिसिन सही समय पर आकर जेनजी को बचा लेती है, लैब में जेनजी को वापस भेजकर। उसके बाद जेनजी और मेडिसिन मिलकर नेक्रोले और उसके चेलों को हराकर रेंजर्स को बचा लेते हैं। इसी बीच हमारी क्लियर जंगल में फायर हार्ट को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ फिनियस मिलता है और फिनियस क्लियर को बताता है कि फायर हार्ट उसके पास ही है और वो उसकी अच्छे से केयर कर रहा है। और अब तो फायर हार्ट और फिनियस के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई है एंड फायर हार्ट बड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है। उडॉन और सोलारिस नाइट की जंगल वॉक पर फिनियस टपक पड़ता है और गलती से बोवन के बारे में बोल पड़ता है और बताता है कि पहली मिस्टिक वॉर में सोलारिस नाइट और कैलेंडोर के बैटल के वक्त उसने एक बच्चे को बचाया था और वो उसे सेफली ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ आया था। तभी उडोना बोलती है कि वो बच्चा और कोई नहीं, उसका बेटा बोवन है और वो ये सब सुन के बोवन को ढूंढने जा रही होती है। तभी सोलारिस नाइट उसे रोक देता है और बोलता है कि सबसे पहले हम इस दुनिया को बुराई से बचाना होगा और बोवन को मॉन्स्टर के खतरे से दूर रखना होगा, इसलिए वो लोग बोवन को ढूंढने नहीं जाते। तो रेंजर्स अब तक अपनी मैजिकल पावर्स के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे, मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए मैजिक का यूज कर रहे थे। काम करना छोड़ो यार, स्पेल मारो, थोड़ा फाइट करना अरे यार शॉर्टकट ले लो, एकदम स्कूल के बच्चों जैसे जो हमेशा अपना होमवर्क जुगाड़ से करते हैं बिना कोई मेहनत करे। और रेंजर्स को ये शॉर्टकट्स बहुत महंगे पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा तैयार हो रहा था। इंपीरियस अपने नए जनरल्स को समन कर रहा था, बारबेरियन बीस्ट, जो पूरी तरह से रूथलेस और डेंजरस है। पार्टी के दौरान एक और ब्रूटल अटैक होता है। इस बार बारबेरियन बीस्ट फाइटो और 50 बिलो रेंजर्स को बैडली ओवरपावर कर देते हैं। रेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो फाइनली जेनजी का मैजिक यूज करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, इविल फोर्सेस का प्लान रेडी था। जैसे ही रेंजर्स ने जेनजी को यूज किया, विलेन उसे कैप्चर कर लेते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इंपीरियस जेनजी की विश यूज करके बोलता है, आई विश देयर वर नेवर एनी पावर रेंजर्स। और इसी एक विश के साथ सब कुछ बदल जाता है। दुनिया सडनली प्योर इविल में बदल जाती है। रेंजर्स अपने पावर्स लूज कर देते हैं। रेंजर्स की लेजी आदत ने उनका सबसे बड़ा वेपन छीन लिया था, जो कि थी उनकी एग्जिस्टेंस। इंपीरियस के विश के बाद दुनिया की तस्वीर ही बदल जाती है। ब्रायरवुड पहले जैसे कलरफुल और लाइवली टाउन नहीं रहा, सब कुछ अंधेरा, उदास और बस एक ही का राज, जो की थी अंधेरी शक्तियां और मॉन्स्टर्स। यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। कोरैक खुद पावर रेंजर्स की मदद करना चाहता है। वो एक्सेप्ट करता है कि फिडो और 50 बिलो उसके भी दुश्मन है। कोरैक रेंजर्स को बताता है कि ट्रिब्यूनल ऑफ मैजिक ही उनकी लास्ट होप है, सिर्फ वही उनका लॉस्ट वर्ल्ड वापस ला सकता है। वो उन्हें गाइड करने का ऑफर देता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास पावर्स हैं जो किसी भी विश को रिवर्स कर सकते हैं। अब सरप्राइजिंगली कोरैक और रेंजर्स के बीच में एक अलायंस बन जाता है। फिर रेंजर्स फायर हार्ट की मदद से दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। फिर उस डायमेंशन में पावर रेंजर्स को एक डेंजरस ट्रायल फेस करना पड़ता है। उन्हें उन वॉरियर्स को डिफीट करना होता है जो पहले ट्रिब्यूनल तक पहुंचने की कोशिश में फेल हो गए थे। रेंजर्स टीम वर्क दिखाते हैं और फाइनली ट्रायल पास कर देते हैं। पर रेंजर्स की स्पिरिट अभी भी जिंदा है। वो एक होप ढूंढते हैं और वो होप है ट्रिब्यूनल ऑफ मैजिक। ये 3 डिवाइन एंटिटीज हैं जो हर बड़े डिसीजन का फैसला करते हैं। अगर कोई अंडू कर सकता है इंपीरियस की विश को, तो बस यही एंटिटीज हैं। अब पावर रेंजर्स ट्रिब्यूनल के सामने आ जाते हैं और उन्हें अपने वर्ल्ड की पूरी स्टोरी बताते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जेनजी की विश को रिवर्स किया जाए, क्योंकि उनके वर्ल्ड को अच्छे मैजिक की जरूरत है। लेकिन ट्रिब्यूनल उनकी बात सुनता है और डिनाई कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से गुड या इविल मैजिक में कोई फर्क नहीं है, मैजिक का होना ही उनके लिए काफी है। यहाँ पर रेंजर्स को बहुत बुरा फील होता है। इमेजिन करो, तुम्हें पता है दुनिया बर्बाद हो रही है, तुम्हें सोल्यूशन भी मिल गया है और फिर भी तुम्हें मना कर दिया जाता है। रेंजर्स को लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है। लेकिन पावर रेंजर्स एक दूसरे को याद दिलाते हैं असली पावर उनके अंदर है। मैजिक, मॉर्फ्स, ज़ॉर्ड्स ये सब बस टूल हैं, पर करेज और यूनिटी वही उनकी रियल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे निक और बाकी सब एकदम फुल मोटिवेशन मोड में आ जाते हैं, एकदम रॉकी वाइब्स, नेवर गिव अप, और वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। जब ट्रिब्यूनल उनके डिटर्मिनेशन को देखते हैं, उनकी यूनिटी को समझते हैं, तब उनका दिल बदल जाता है। ट्रिब्यूनल फाइनली रेंजर्स को एक और चांस देते हैं, उन्हें रिस्टोर कर देते हैं, उनकी पावर्स वापस, उनका मैजिक वापस और दुनिया में फिर से होप का जन्म। और यहाँ पे होता है वो गूज़बम्प्स मोमेंट। रेंजर्स अपने नए रिजॉल्ट के साथ एक्शन में वापस आ जाते हैं, एकदम बॉलीवुड स्टाइल कमबैक। जब वर्ल्ड रिस्टोर हो जाता है, पावर रेंजर्स वापस बैटलफील्ड में उतर जाते हैं और मॉन्स्टर का सामना करते हैं। अपनी फुल पावर अनलीश करके वो मॉन्स्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंपीरियस अपने बारबेरियन बीस्ट, फिडो और 50 बिलो को रेंजर्स के खिलाफ भेजता है। रेंजर्स फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैटल उनके हाथ से निकलता जा रहा था। पावर रेंजर्स को एक नई शक्ति मिलती है थ्रू ट्रिब्यूनल, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रायल पास किया था। इस तरह से रेंजर्स को मिलती है उनकी सबसे बड़ी अपग्रेड, लेजेंड वॉरियर पावर्स। नए आर्मर्स, नए वेपन्स और पावरफुल स्पेल के साथ वो बन जाते हैं अनबीटेबल। मिस्टिक फायरबर्ड और मिस्टिक लाइन के फ्यूजन से वो अपना पहला लेजेंड मेगाजॉर्ड समन करते हैं और एक लेजेंडरी फिनिशर से बारबेरियन बीस्ट को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
इम्पीरियस फाइनली डिसाइड करता है कि अब कोरैक को अपने फेलियर्स का हिसाब देना होगा। उसके हिसाब से कोरैक ऑनर के नाम पर हर बार पावर रेंजर्स को जिंदा छोड़ देता है और वही होता है। कोरैक को एकदम ट्रायल के लिए खड़ा किया जाता है। सीन लिटरली लगता है एक ब्लैक मैजिक कोर्ट रूम चल रहा हो। जज है मास्टर, लॉयर है इम्पीरियस और बेचारा कोरैक अपनी इज्जत बचा रहा है। मतलब एकदम अंधा कानून वाइब्स। इम्पीरियस बोलता है कोरैक ने हर जगह फेल किया, उडोनो को नहीं रोक पाया, रेंजर्स हमेशा बच के निकल जाते हैं और इविल प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट ऑफ फेलियर्स सुनाई जाती है। यहाँ पर कोरैक लिटरली एक मोनोलॉग देता है, एकदम वॉरियर्स कोड वाली फील। ऑडियंस भी सोचती है हाँ यार बंदा ईमानदार तो है, चाहे शैतानी क्यों ना हो। इस ट्रायल का नतीजा डिसाइड करने के लिए एक बैटल सेटअप होती है। इम्पीरियस और कोरैक में से जो भी सोलारिस नाइट को हराएगा वही जिंदा रहेगा और जो हार जाएगा वो मर जाएगा। इम्पीरियस और कोरैक सोलारिस नाइट के पास जाते हैं ताकि वो इस ट्रायल को शुरू कर सकें। सबसे पहले कोरैक और सोलारिस नाइट के बीच में फाइट चालू होती है। बैटल इंटेंस होता है। सोलारिस नाइट अपना फुल फोर्स यूज करता है और कोरैक भी। दोनों की फाइट के बीच में इम्पीरियस एक चीप मूव खेलता है और सोलारिस नाइट को वीक कर देता है। उसी समय वहां रेंजर्स आ जाते हैं और कोरैक सोलारिस नाइट पे कोई भी अटैक नहीं करता उसके ऑनर की वजह से। तभी शुरू होती है असली लड़ाई। निक और सोलारिस नाइट फाइट करते हैं इम्पीरियस से और बाकी रेंजर्स फाइट करते हैं कोरैक से। फाइट काफी इंटेंस थी। फिर भी रेंजर्स और सोलारिस नाइट ने कोरैक और इम्पीरियस को हराकर उन्हें भेज दिया अंधेरों की दुनिया में वापस। अब कोरैक और इम्पीरियस जाते हैं मास्टर के सामने और इम्पीरियस बोलता है कि हम सोलारिस नाइट को हरा सकते थे पर कोरैक की वजह से वो बच गया। और फिर कोरैक बोलता है कि वो बिना ऑनर के फाइट नहीं कर सकता और जो वॉरियर ऑनरेबल नहीं है उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इम्पीरियस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर मास्टर कोरैक को उसकी पावर्स वापस दे देता है और कोरैक वहां से जाने लगता है। तभी उसको अपने विजन में एक छोटा बच्चा दिखता है। पर अब सवाल ये है कि वो बच्चा है कौन। एपिसोड की शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड में। इम्पीरियस अपना अगला मूव प्लान करता है। उसे लगता है कि अगर वो मास्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका तो उसका ट्रस्ट जीतना ही एक बेस्ट मूव है। दूसरी तरफ सरफेस पे रेंजर सोलारिस नाइट के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। निक अपनी स्वॉर्ड स्किल्स इंप्रूव करता है और सबको लगता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ट्रेनिंग के बीच उडोना फाइनली अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। उसका हस्बैंड लिनबो एक लेजेंडरी वॉरियर था जिसने ग्रेट बैटल में डार्क फोर्सेस को अंडरवर्ल्ड के गेट्स के अंदर सील कर दिया था और अपनी जान दे दी थी और उनके बेबी का नाम था बोवेन। फिनियस ने उस बच्चे को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया था। मतलब उडोना का बेटा अभी भी कहीं जिंदा है। इसी बीच इम्पीरियस एक फॉरबिडन स्पेल यूज करके एक जायंटिक मॉन्स्टर को समन करता है जो सारे वॉरियर्स की सोल से बना है जिनको लिनबो ने कभी हराया था। इस मॉन्स्टर का टारगेट है रेंजर्स को कैप्चर करके उनकी पावर्स यूज करके मास्टर को जिंदा करना। रेंजर्स अपना लेजेंड वॉरियर मोड एक्टिव करके उससे फाइट करते हैं लेकिन मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि उनके अटैक्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं था। बैटल के दौरान मॉन्स्टर उन्हें अंडरवर्ल्ड खींच ले जाता है। वहाँ रेंजर्स की मुलाकात होती है नेक्रोले और उसकी बेटी लिली से जो खुश होती है कि रेंजर्स अंडरवर्ल्ड में फंस गए। लिली मजाक में कहती है कि वो पावर रेंजर्स को अपना पेट बना लेगी। अब सरफेस लेवल पे उडोना रियलाइज करती है कि पावर रेंजर्स एक ग्रेव डेंजर में है। उन्हें बचाने के लिए वो एक रिस्की स्टेप उठाती है, बुक्स ऑफ डार्क स्पेल्स को यूज करना। क्लेयर उसे वार्न करती है कि इसका यूज करना बहुत ही रिस्की हो सकता है और उडोना का सारा मैजिक जा सकता है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी। उडोना कहती है कि रेंजर्स को बचाना भी बहुत जरूरी है। अब इम्पीरियस रेंजर्स की पावर से मास्टर को ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ उडोना आ जाती है और रेंजर्स को बचाने की कोशिश करती है पर ये मूव उसके अगेंस्ट पड़ जाता है। वो मैजिक में फंस जाती है। अब कोई भी होप नहीं होती है उडोना और रेंजर्स की बचने की। पर तभी वहाँ कोरैक एक डिफरेंट स्टेप लेता है और मास्टर के मैजिक पर अटैक करता है जिससे उडोना बच जाती है और उसी दौरान वो एक मिस्टीरियस वॉरियर बनके निकलता है और उसको उडोना बुलाती है लिनबो। यही रेंजर्स और ऑडियंस को शॉक लगता है और मिस्ट्री खुलती है कि कोरैक ही लिनबो है। अब लिनबो के पास्ट की क्या मिस्ट्री है और उडोना का बच्चा आखिर है कौन और वो अभी कहाँ है और क्या पावर रेंजर्स इन सब मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये सब जानना है तो टारगेट पूरा कर दो जो कि है 700 सब्सक्राइबर्स और 200 कमेंट्स। तब तक के लिए सी यू सून और कमेंट्स में ये भी बता दो कि अगली सीरीज आपको कौन से कार्टून पे चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।